आज का लेक्चर हमारा फिजिक्स की डिफिनीशन के मतलब है और आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि फिजिक्स एक्चुअली क्या है और फिजिक्स की डोमेन क्या है, कौन कौन से एरियाज जो हैं वो फिजिक्स में शामिल हैं। फिजिक्स की डिफिनीशंस की तरफ जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं जो डेफिनेटली आज तक आपके दिमाग में आए होंगे। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, अगर जिस जगह पे आप इस वक्त बैठे हैं और वहीं से हम स्टार्ट ले लें, तो मेरी आवाज आपके कान तक आ रही है। आप लैपटॉप, मोबाइल या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी यूज कर रहे हैं, जिसके जरिए आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, जिसके जरिए आपको मेरी आवाज आ रही है, तो डेफिनेटली इस डिवाइस को चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ फिनोमेनास, कुछ लॉज उनको इंप्लीमेंट किया गया है। तब जाके आपको मेरी आवाज आ रही है, तब जाके आप इस सोशल मीडिया को एंजॉय कर रहे हैं, तब जाके आप इलेक्ट्रॉनिक्स की इन तरक्की याफ्ता दुनिया से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। तो बच्चों याद रखें, ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, जो आपके हाथ में कंप्यूटर है, इसमें सर्किट्स यूज होते हैं, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में कहा जाता है कि इसमें मिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर जिसकी हाइट मेरे जितनी थी, आज का ट्रांजिस्टर हमें नजर ही नहीं आ रहा है। और एक छोटी सी आईसी जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, उसमें बिलियंस ट्रांजिस्टर्स होते हैं। दुनिया का पहला कंप्यूटर इस कमरे जितने था, लेकिन आज का कंप्यूटर आपके हाथ में है। आज का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर चुके हैं कि अच्छा, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बाहर की तरफ देखें तो हमारी नजर जो इर्द गिर्द कमरे में पड़ती है, तो डेफिनेटली लाइट लगी हुई है, फैन ऑन है, एसी ऑन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो ऑन है। तो बच्चों जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये चीजें ऑन हैं। इसके पीछे फेराडे लॉ इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फेराडे लॉ एक फिनोमेना है, एक लॉ है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, चार्ज को मोशन करने पे मजबूर करते हैं। तो इसके बिहाइंड कोई फिजिक्स चल रही है, तभी आप लोग इन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा बाहर आते हैं, या चले हमने स्टार्ट वहीं से थे जब हम बैठे हुए थे, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो जमीन चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, जमीन हम पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपने वेट को फील कर रहे हैं। अच्छा, जमीन चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, चीजें नीचे आ रही हैं, चांद जमीन पे नहीं गिर रहा है। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? एक खास रूल्स है नेचर में, एक खास रूल्स है जिसकी वजह से, जिसको चांद उबे कर रहा है और उसकी वजह से चांद जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। कहते हैं कि मरी में गोश्त पकता नहीं है, मरी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, मरी में चीजों को बॉयल होने में मसला होता है। तो अच्छा, चांद जमीन पे गिरता नहीं है, हालांकि बाकी ऑब्जेक्ट्स जमीन पे गिर रही हैं। वेदर सैटेलाइट जो हैं वो हमें पल पल से आगाह कर रहे हैं, कल बारिश होगी नहीं होगी। जब भी मैचेस वगैरह खेले जाते हैं, एडवांस में ब्रेन जो है वो प्रेडिक्ट हो जाती है, हमें ग्लोबल पोजीशन सिस्टम से गाइड किया जाता है। सैटेलाइट्स का एक जाल जमीन के अराउंड बिछा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट चीजों को देखते हैं जिसके बारे में माइंड में क्वेश्चन आता है, हाउ दे वर्क्स, ये कैसे काम करते हैं। तो फिजिक्स जो है वो सर्टन फिनोमेनास, रूल्स, रेगुलेशन को एक्सप्लेन करता है। फिजिक्स कायनात में, नेचर में छुपे हुए जो लॉज हैं, कवानीन हैं। अच्छा, फिजिक्स उन कवानीन को डिस्कस करता है जिस पे हमारी ये कायनात चल रही है। हमारी ये कायनात जिन कवानीन के ताबे है, उन कवानीन से फिजिक्स पर्दा उठा रहा है। फिजिक्स आपको उन सच्चाइयों से, उन रूल से,
उन रेगुलेशन से, उन लॉज से रोशनास करा रहा है, जिन लॉज पे, जिन रूल्स पे, जिस बेस पे ये कायनात चल रही है। तो फिजिक्स इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस क्या है? साइंस के जो मेन कैटेगरीज हैं, ब्रांचेस हैं, वो एक फिजिकल साइंस है और एक बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस में बच्चों वो साइंसेस आते हैं जो कि नॉन लिविंग है, बायोलॉजिकल्स में वो आते हैं जो कि लिविंग है। बहरहाल फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर क्या है बच्चों? मैटर हर वो चीज है जो कि जगह घेरती है और वजन रखती है। हम मैटर के मशहूर जो स्टेट्स हैं उससे आगाह हैं। इसमें एक सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। इसके अलावा हम आते हैं फिजिक्स में, हम स्टडी करेंगे एनर्जी की। एनर्जी क्या है बच्चों? एनर्जी एबिलिटी है टू डू वर्क। एनर्जी जो है वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप काम कर सके। अगर आप में एबिलिटी है तो आप काम कर सकते हैं। एबिलिटी के लिए एनर्जी का होना जरूरी है। अब जैसे अगर मैं कहूं तो मेरे मसल्स में एनर्जी है तो मैं कोई काम कर सकता हूं। एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी के बहुत से फॉर्म्स हैं। इंशाल्लाह इस कोर्स में चैप्टर नंबर 4 जो है, यूनिट नंबर 4, वो एनर्जी के बारे में है। अच्छा, नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है फिजिक्स के डिफिनीशन का, वो क्या है बच्चों? वो है इट डील्स विद द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी एंड मैटर। फर्स्ट पोर्शन जो डिफिनीशन का है दैट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। सेकंड पोर्शन जो है दैट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी एंड मैटर is now. So physics actually the study of matter, energy and their mutual relationship. अब म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है देखते हैं हम। बोर्ड पे बच्चों आपको नजर आ रहा है E = mc²। ये एक इक्वेशन है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है। जमाने मशहूर इक्वेशन है और मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टूडेंट चाहे स्कूल का हो या कॉलेज का हो नहीं होगा जो इस इक्वेशन के बारे में नहीं जानता होगा। अच्छा, अब ये इक्वेशन क्या कह रहा है? बजाहिर मैथमेटिकली ये इक्वेशन कह रहा है अगर आप मुझे मास की वैल्यू देंगे तो मैं आपको एनर्जी की वैल्यू दूंगा, और अगर आप मुझे एनर्जी की वैल्यू देंगे तो मैं आपको मास की वैल्यू दूंगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। लिहाजा अगर आप मास की वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे तो मास आ जाएगा। आपके दिमाग में जो जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैसे हम मैटर को एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं किसी हद तक सही है। हो सकता है कि 110% सही हो। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हर स्टूडेंट आपको सबसे पहले बताएगा दैट इज बर्निंग ऑफ वुड। बेशक आपकी एग्जाम्पल सही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मास से एनर्जी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। मास से एनर्जी मिल सकती है, इससे तो हम इनकार ही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। मास से एनर्जी मिल सकती है, बिल्कुल सही है। हम 1 किलो लकड़ी जलाना चाहते हैं, उससे एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये वो पहला एग्जांपल है जो हमारे जहन में आता है जब हम कहते हैं कि मास और एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हमें क्लास में कहते हैं, सर बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल बिल्कुल सही है। आप पेट्रोल ले रहे हैं जो कि मास है, और आप जब उसको जलाते हैं तो आपको गर्मी मिलती है। कॉमन सेंस कह रहे हैं ये एग्जाम्पल भी सही है।
क्योंकि इसमें हम मास और एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। मैं आराम आराम से आता हूं और आपको इसकी एक्चुअल मीनिंग इंशाल्लाह समझाऊंगा। तीसरी एग्जांपल जो स्टूडेंट्स कहते हैं दैट इज ईटिंग ऑफ पोटैटो। लाइक स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये रहा 1 किलो आलू और हमने खा लिया, आलू मैटर है और हमें एनर्जी मिल गई है। ईटिंग ऑफ पोटैटो। समहाउ इन एग्जांपल्स का एनर्जी और मैटर का जो आपस में रिलेशन है वो तो ठीक है, इन एग्जांपल्स में एनर्जी और मैटर का आपस में रिलेशन है, लेकिन क्या ये रिलेशन और ये रिलेशन एक चीज है? क्या यहाँ पे जो एनर्जी मैटर के साथ कनेक्टेड है या इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है वो क्या ये है? क्या अगर लकड़ी को आप जलाएंगे और उससे जो एनर्जी मिलेगी क्या वो इसके इक्वल है या वो वही है जो ये है? तो चलिए इसको एक आसान एमसीक्यू से समझते हैं। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि 1 किलो लकड़ी जलने के बाद कितनी एनर्जी देगी। हम ये देखना चाहते हैं कि 1 किलो आलू खाने के बाद आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। हम ये देखना चाहते हैं कि 1 किलो फ्यूल 1 किलो फ्यूल व्हाटएवर लीटर है या जो भी, हमने किलो फ्यूल लेना है। 1 किलो फ्यूल देखते हैं कि उससे कितनी एनर्जी हासिल होती है, तो उसको वहां पे देखेंगे और फिर देखेंगे कि आया यहां से वही आंसर आता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं 1 किलो लकड़ी खरीद के जलाऊंगा तो ये मुझे वही एनर्जी दे रहा है जो यहां पे आ रही है। तो चले देखते हैं 1 kg mass is equivalent to how much energy? How much energy? तो E मैंने वहीं से यहां पे लिख दिया है, मास की जगह पे मैंने 1 लिख दिया है, C की जगह पे जो C की वैल्यू है वो लिख दी है, और 3 3 जा 9 आ जाएगा, 8 2 जा 16 आ जाएगा। और अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये वो एनर्जी है जो मुझे 1 किलो मास से मिली है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो फ्यूल है या आलू है। 1 किलो आलू मैंने खा ली, जो भी है एनर्जी इतनी होगी। अब ये जो एनर्जी आपके सामने आई है बच्चों, ये जो एनर्जी आपके सामने आई है, ये एनर्जी बच्चों इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, हमारी गिनती खत्म हो गई है। ये इतने जॉल एनर्जी है। 1 जॉल एनर्जी किसके इक्वल है? ये 1 जॉल एनर्जी है। अगर ये 1 kg मास और मैं इसको 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दूं, 1 मीटर तक 1 न्यूटन फोर्स में अप्लाई करूं और कोई भी बॉडी 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाए, जब मैं 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा और कोई भी बॉडी 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाए, तो जो काम मैंने किया है वो 1 जॉल है। और अगर मुझे 1 किलो आलू से ये एनर्जी मिल गई तो ये तो मैसिव एनर्जी है, तो मैं किसी भी बॉडी को 7वें आसमान तक पहुंचा दूंगा। और अगर यही एनर्जी आपको 1 किलो लकड़ी के जलने के बाद मिली तो ये एनर्जी इतनी है कि ये 30 लाख खोल जब जलता है, कोयला जब जलता है 30 लाख केजी कोयला अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, तो ये एनर्जी उस एनर्जी के बराबर है। तो अब आप लोग खुद सोचें कि 1 किलो लकड़ी से इतनी एनर्जी मिलती है? एब्सोल्युटली नॉट। 1 केजी आलू से क्या मुझे इतनी एनर्जी मिलती है तो मैं बंदों को 7वें आसमान तक पहुंचा दूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। 1 किलो
फ्यूल से क्या इतनी बर्निंग होती है? नो। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो नॉनसेंस हैं, नॉनसेंस। सर जी फिर इसका एग्जांपल क्या होगा? तो चलिए मैं आपसे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स? 90% या 99% स्टूडेंट जो हैं उनके दिल से आवाज आ रही होगी F इज इक्वल टू ma। तो आपको आंसर देने से पहले ये पूछना चाहिए था कि सर विच टाइप ऑफ फोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। I was talking about Coulombic force. I was talking about gravitational force. चलें. What is the equation of energy? Now, smart guy. Which type of energy, sir, you are talking about? I am talking about potential energy. So this is potential energy and this is some other energy. I am talking about kinetic energy. तो ये तो नहीं है कि बस एनर्जी मैं कहूंगा और तमाम एनर्जीज के लिए एक इक्वेशन होगी, और ये भी नहीं है कि मैं फोर्स कहूंगा और तमाम फोर्सेस के लिए एक इक्वेशन होगी। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। कमिंग सून, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम E इज इक्वल टू mc² को देखेंगे कि इसका फिजिकल और कंसेप्चुअल मतलब